दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर लॉकडाउन के बीच ये कि लड़का मुंबई से ओडिशा के जाजपुर साइकिल से पहुंचा। मुंबई से जाजपुर जाने में महेश जिसका नाम है, लड़के को 7 दिन लग गए, लेकिन गांव पहुंचते ही इस लड़के को होम क्वारंटीन किया गया है, जहां वो 14 दिन होम क्वारंटीन रहेगा। हालांकि शुरुआती चेकअप में उसके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। तो ये आपको ओडिशा जाजपुर की तस्वीरें, जहां पर लॉकडाउन है, सड़कों पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद है, लेकिन लोगों की देखिए जज्बे की यहां तारीफ होनी चाहिए कि लॉकडाउन के बीच एक लड़का मुंबई से ओडिशा के जाजपुर साइकिल से पहुंच गया। मुंबई से जाजपुर जाने में महेश जीना, जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस लड़के को 7 दिन लगे, लेकिन गांव पहुंचते ही इस लड़के को होम क्वारंटीन कर दिया गया, जहां वो 14 दिन होम क्वारंटीन रहेगा। हालांकि शुरुआती चेकअप में उसके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। लॉकडाउन के बीच लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब खबर जो है वो ओडिशा के गंजाम से है, जहां फूलों के खेतों में किसानी करने वाले जो किसान हैं उनसे जुड़ी खबर, जहां उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह ज़ाहिर तौर पर फूलों की जो खपत है वो कम हो गई है, मंदिर बंद है, शादियां भी नहीं हो रही हैं, जिस वजह से फूलों की बिक्री बंद है। फूल तोड़ तो लिए जाते हैं, लेकिन नहीं बिकने पर वो ख़राब ही हो जाते हैं। मोटे तौर पर गंजाम के फूल उगाने वाले किसान को हर दिन 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन उल्लंघन मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई केंद्रीय टीमें 4 राज्यों का दौरा करेंगी। ये 6 केंद्रीय टीमें हैं जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान जाकर वहां पर हालात का जायजा लेंगी और पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले सामने आ रहे थे और इसको गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से 6 केंद्रीय टीमें बनाई गई हैं और ये टीमें 4 राज्यों का दौरा करेंगी, जिनमें पश्चिम बंगाल शामिल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जाकर ये टीम वहां हालात का जायजा लेंगी और पूरी रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगी। आपको बता दें, सभी टीमें इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता, हावड़ा, पूर्व मिदनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का दौरा करेंगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल के मजदूर बड़ी संख्या में फंसे हैं, जिन्हें राहत कैंपों में ठहराया गया है। आसपास के लोग मजदूरों का गाना सुनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। मजदूरों की बोरियत दूर करने के लिए दिन में किसी वक्त इस तरह का कार्यक्रम हो जाता है, जिससे लोगों का मूड बदल जाता है, लेकिन इस दौरान भी जरूरी दूरी का ध्यान रखा जाता है। लॉकडाउन के बीच 2 लड़के हैदराबाद से बाइक पर बिहार के सतना पहुंच गए। इन दोनों ने बाइक पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने गांव पहुंचे तो इन्हें जांच के बाद पंचायत भवन में क्वारंटीन कर दिया गया। जहां इन दोनों को रखा गया, वहां बाहर से ताला लगा दिया गया। बताया गया कि कुछ लोग इन पर नजर भी रखते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। अब ये दोनों लड़के 14 दिन तक क्वारंटीन में ही रहेंगे। पंचायत में 2 लोग हैदराबाद से मोटरसाइकिल से आए हुए हैं। इनको ले जाके हॉस्पिटल में चेकअप करवाया गया है और थाने में भी सूचना दी गई है। इनको अलग रहने की व्यवस्था की गई है। स्कूल में इनको खाने की व्यवस्था की जाती है और जो डिस्पोजल वगैरह है जला दिया जाता है, जिससे कि इनका संक्रमण और दूसरे लोगों में न फैल सके। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मंडी बंद होने की वजह से प्याज के किसानों को नुकसान हो रहा है। वक्त पर फसल नहीं कटने की वजह से प्याज खराब हो रही है। प्याज स्टोर करने का भी इंतजाम नहीं होने से किसानों के सामने मुसीबत है। ऊपर से जहां खेतों पर फसल तैयार खड़ी है, वहां भी बारिश और ओले पड़ने का डर सता रहा है और ये समस्या मध्य प्रदेश के बड़वानी में आ रही है। ना तो मंडियाँ चालू है और ना किसानों को कट्टे मिल रहे हैं। ऐसे में परिस्थिति एक होने को है कि मतलब अपने खेतों में ही प्याज खुले धूप छाँव में पड़ी हुई है और पानी का मौसम भी चल रहा है। ऐसे देखते हुए किसानों की प्याज अपने खेतों में ही खराब होने लगी है। आने वाले समय में फिर किसानों की प्याज सड़ जाएगी तो 150 रुपये किलो बिकेगी। फिर
कोरोना से जारी जंग के बीच गुजरात पुलिस के एक जवान के घर कल ही बच्चा हुआ और आज वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। कल ही पिता बने गुजरात पुलिस के इस जवान का नाम दीपक देसाई है और लॉकडाउन के दौरान उन्हें लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सड़क पर तैनात किया गया है। लॉकडाउन में सख्ती की वजह से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली और वो अपने बच्चे को भी देखने नहीं जा पाए। दीपक ने मोबाइल पर अपने बच्चे की तस्वीर ले रखी है और ड्यूटी के बीच में समय मिलने पर वो अपनी पत्नी से फोन पर बात करके उनका हालचाल भी जानते रहते हैं। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि भारत और मालदीव के बीच खास रिश्ता कोरोना से एक साथ लड़ने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। आगे उन्होंने कहा, भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने करीबी पड़ोसी और दोस्त के साथ खड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री की मालदीव के राष्ट्रपति को चिट्ठी के साथ साथ मालदीव से कोरोना पर क्या चर्चा हुई, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। करीब 1 महीने के लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में कई सरकारी दफ्तर खुले तो नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर भी काम करने वाले आम दिनों की तरह अपने काम पर लौटे। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए दफ्तर में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए दफ्तर की एंट्री पर एक खास सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है। हर कर्मचारी को दफ्तर में जाने से पहले इस टनल से गुजरना जरूरी है और साथ ही मास्क पहनकर ही काम करना भी अनिवार्य है। इस वक्त नोएडा अथॉरिटी में हम मौजूद हैं, जहां पर कई दिनों बाद आज दफ्तर खुले हैं। 33% स्टाफ जो है वो आज से काम करेगा। दिन में एक दिन 33% स्टाफ, फिर अगले दिन दूसरा 33। डीजी सीआयडी क्राईम त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले। एक तर हा सगळा शोधच सीआयडी क्राईमकडे आपण दिलेला आहे। हे सगळं आपण करतो आहोत आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली आहे की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे। याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही। कोणी तिकडे धर्मामध्ये आग लावण्याचं कारण शोधू नये। मी अत्यंत नम्रपणाने आणि आत्मविश्वासाने सांगतोय, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जे कोणी जबाबदार आहेत त्यातले जवळपास सगळे 100च्या वरती हे तुरुंगात आहेत। 9 अल्पवयीन मुलं आहेत, त्यांना सुधारगृहात पाठवलेलं आहे आणि आणखीन काही लोक जे फरार आहेत, आजूबाजूच्या जंगलामध्ये लपलेत, काही आपल्या बाजूला असतील, काही दादरा नगर हवेलीत गेले असतील। या सगळ्यांना शोधून काढून त्यांना शिक्षा केल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार गप्प बसणार नाही। आणि म्हणून उगाचच आदळापट करण्यात कारण नहीं है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाही आहे। अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते।
आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या. म्हटलं काळजी घेतलेली. काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता. त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आहे आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये. आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो सहन केला जाणार नाही. कारण काही असतील, महाराष्ट्रामध्ये तो सहन केला जाणार नाही. जसा पूर्वी 5 वर्षामध्ये सुद्धा काही काही ठिकाणी धुळे, चंद्रपूर वगैरे इथे तो घडला असेल नसेल त्या कारणात मी जाऊ इच्छित नाही. पण आज तर मी तुम्हाला वचन देतोय की याच्यात जे कोणी गुन्हेगार असतील, जे कोणी आरोपी असतील, त्यांनी हत्या तर केलेलीच आहे आणि पोलिसांवरती सुद्धा हल्ले केले आहे. ते हल्लेखोर सुटणार नाहीत, सुटू शकत नाही, अजिबात सुटू शकत नाही. आणि म्हणून जो विश्वास तुम्ही आपल्या सरकारवरती दाखवतात, महाराष्ट्र सरकारवरती दाखवतात, हेच आमचं बळ आहे. आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है. आणि त्या हिमतीवरती, ह्या बळावरती जसं हे कोरोनाचं युद्ध आपण जिंकणार आहोत, तसं हे गुंडागिरी आणि ह्या जे काही दंगे धोपे करणारे आणि खास करून सोशल मीडियावरून आग लावणारे जे लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी अमित शहाना सांगितलेलं आहे की हा जो काय सोशल मीडिया आणि जो काय आगी लावण्याचं काम करणारी जी लोक आहेत, त्यांचा तुम्ही शोध घ्या, आम्ही शोध घेतो. कारण प्रत्यक्ष एक होतं आणि आगी लावणारे दुसरे आगी लावून जातात, त्यांच्यापर्यंत झळा पोचतच नाहीत. तर त्यांना सुद्धा लवकरात लवकर शोध लावून पकडणं गरजेचं आहे. आणि अमित शहाशी मी बोललोय, राज्य सरकारला पण सूचना दिलेल्या आहेत. कृपा करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. जे कोणी ह्याच्यात गुन्हेगार आहेत, आरोपी आहेत, ते आपल्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरती आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कडक शिक्षाही होणारच, कोणी याच्यातनं सुटणार नाही. धन्यवाद. तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे, पालघर मामले पर बोले उद्धव ठाकरे, और बार बार उन्होंने ये बात कही कि देखिए पालघर का हमला कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं है, ये दो धर्मों के बीच किसी भी तरह के विवाद का मामला नहीं है. दरअसल जूना अखाड़े के जो 2 साधु हैं, उनको अफवाह के चलते पालघर में उनको मौत के घाट उतार दिया गया था. इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. पालघर के आरोपियों को पकड़ लिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है और उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अमित शाह भी कह रहे हैं कि उस इलाके में, उस बेल्ट में सांप्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं है. इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग मत दीजिए. दरअसल पालघर में हुआ ये कि जूना अखाड़े के 2 साधु और उनके जो एक ड्राइवर हैं, उनको चोरी की अफवाह के चलते वहाँ के जो स्थानीय हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, उन्होंने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी. उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी उद्धव ठाकरे से. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को अलर्ट करने के मकसद से आईआईटी कानपुर के एक इंजीनियर ने एक मशीन बनाई है, जिसे घड़ी की तरह कलाई पर बांधा जा सकता है. इस मशीन में 2 सेंसर लगे हैं, जो किसी के करीब आने पर अलार्म बजाकर लोगों को दूर हटने के लिए आगाह कर देते हैं. जब भी कोई बंदा एक सेंसर के सामने 1 से 1.5 मीटर के दायरे में आएगा, तो ये डिवाइस उसे बाय बजर के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से और लाइट के माध्यम से अलर्ट करेगा कि वो पास में आ गया है. तो अगर कोई ये डिवाइस अपने साथ रखता है, तो वो सामने वाले बंदे को अलर्ट कर सकता है कि आप हमारे काफ़ी करीब आ गए हैं, या तो आप पीछे हट जाएं या हम पीछे हट जाएं. दूसरी तरह इस डिवाइस का उपयोग हम जहाँ पर राशन की दुकानें हैं या मेडिकल दवाइयाँ जहाँ पर बढ़ रही हैं, जहाँ पर लाइन लग रही हैं, वहाँ पर हम लगा सकते हैं, ताकि सामने वाले जो भी युवक या युवती खड़ी हैं, उनको अलार्म के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से पता चलता रहे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यूपी के बरेली में पुलिस ने लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करवाना शुरू कर दिया है. पुलिस ने बिना वजह घर से निकलने वालों पर डंडा चलाया. ऐसे लोग पुलिस के हत्थे चढ़ने पर बहानेबाजी भी करते दिखाई दिए. बरेली में बिना मास्क घर से निकलने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. कई थानों में मास्क नहीं पहनने पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उत्तर प्रदेश से पैदल चलकर बिहार पहुंचे 16 मजदूरों को बक्सर में रोक लिया गया. बताया गया कि इन्हें जांच के लिए रोका गया है. 14 मजदूर जौनपुर और 2 लखनऊ से बिहार पहुंचे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो लोग घर को लौट आए. ये भी बताया कि 5 से 6 दिन चलकर ये लोग उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंचे हैं.
अहमदाबाद में कल इलाज के लिए भर्ती होने पहुंचे 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देर रात सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन सभी लोगों को जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन जब ये भर्ती होने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे तो उन्हें कई घंटे तक इंतजार करा दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने अपना वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार तुरंत ही एक्शन में आ गई और देर रात सभी 25 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। इस आदमी के परिवार वालों का दावा है कि वो जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस पिटाई के आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन सरकार ने तनाव बढ़ता देखकर इस मामले से जुड़े एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की ये तस्वीरें, पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगा है। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बाहरी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनका आरोप है कि उनके खाने और रहने का प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। किराए के मकान में ये मजदूर बड़ी तादाद में रह रहे हैं, जहां वो एक दूसरे से जरूरी दूरी तक नहीं रख पाते। मजदूरों का कहना है कि दिन में एक बार प्रशासन से उन्हें खाना मिलता है और उसका भी कोई तय वक्त नहीं है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो हम आपकी खुद ही से कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है, उसी से हम लोग गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि अब घर जाने के लिए पैसे किसी की बात नहीं है, तो यहाँ जाने के लिए भी मिल नहीं रहा है, गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं हो रही है। पैदल भी जाने से काफ़ी दूर है, यहाँ से उत्तराखंड पहुँचना पड़ता है हम लोगों को, तो इसलिए ऐसे बस रुके हुए, जब खाना मिलता है वो खाते हैं और रुक जाते हैं। हम लोग यहाँ कोई आता ही नहीं, अंदर रूम में कोई नहीं आता है, हम लोग वाला कोई रूम में नहीं आता है, बस हम लोग रहते हैं यहाँ पे, बाहर से खाना दे के चले जाते हैं। और मास्क की व्यवस्था कर दो बोला था, तो बोलते हैं कोरोना हट गए, अब क्या करोगे, मास्क से बोलते हैं। ओडिशा के कटक में ITI कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक चेंबर बनाया गया है। इस चेंबर से डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षित होकर कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। कांच के बने चेंबर में मरीज का सैंपल लेने के लिए बाहर ग्लव्स लगाए गए हैं और चेंबर के अंदर सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया गया है। अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। एक हफ्ते में ITI कॉलेज की टीम ने कोरोना टेस्टिंग चेंबर बना दिया। आगे ऐसे 20 और कोरोना टेस्टिंग चेंबर बनाने की तैयारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा का ये कोरोना का टेस्ट चेंबर, जिसमें हाथ आगे करके ग्लव्स पहन करके टेस्टिंग होती है और बहुत ही कम वक्त में कोरोना के इस टेस्ट चेंबर को बनाया गया है। कटक के ITI कॉलेज में बनकर ये तैयार हुआ है। जो रॉ मटेरियल वो हमारा बच्चे के लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए आया था। अभी तो लॉकडाउन टाइम है, कुछ नहीं मिलेगा। जो था बच्चे लोगों को, बंदे लोगों के पास पढ़ाने के लिए, वही रॉ मटेरियल में हम उसको शुरू किया। PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने न्यूज़ 18 की उस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के कामकाजी युवाओं के प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर इन युवाओं से बातचीत को दिखाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दिया था कि ये वक्त परेशान होने का नहीं, बल्कि इसे एक मौके के तौर पर देखने का है, ताकि हम अपने सपनों का भारत बना सकें। तो प्रधानमंत्री ने उस खबर को रीट्वीट किया है और ये खबर हमने आज ही दिखाई थी। आज सुबह जब बुलेटिन में हमने प्रधानमंत्री को लेकर ये खबर दिखाई, उसके बाद इस खबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रीट्वीट किया है और कल प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन के माध्यम से देश के कामकाजी जो युवा हैं उन तक अपना संदेश पहुंचाया था। देश को निराश नहीं होना चाहिए, PM ने ये कहा था और कामकाजी युवाओं से कहा था कि कोरोना वायरस के इस काल में नए मॉडल तैयार करें और आज उसी खबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रीट्वीट किया है। और अब देखते हैं वो रिपोर्ट जिसकी PMO ने तारीफ की है और उसे रीट्वीट भी किया है।
कोरोना संकट में भी कई अवसर छिपे हैं जिनका लाभ उठाकर भारत पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेगा। इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को नए बिजनेस मॉडल देगा। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश कोविड-19 के बाद दुनिया की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया लिंक्डइन पर शेयर किए गए अपने आर्टिकल में पीएम मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो इस महामारी के बीच आशा और उम्मीद की किरण लेकर आई है। कोरोना वायरस की वजह से बदले हुए हालात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है, युवा ऊर्जा से सराबोर भारत दुनिया को एक नई कार्य संस्कृति दे सकता है क्योंकि ये राष्ट्र अपने नए विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए जिस बिजनेस मॉडल का जिक्र किया है उसे उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ समझाने की कोशिश भी की है। पीएम मोदी ने भारत के इस नए मॉडल को AEIOU के जरिए बताया। AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के वही अक्षर हैं जिन्हें हम वॉवेल्स यानी कि स्वर कहते हैं, जिसमें पीएम के 5 मंत्र। ए का मतलब है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, ई का मतलब है एफिशिएंसी यानी दक्षता, आई का मतलब है इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यू का मतलब है यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता। AEIOU का मतलब अनुकूलता, दक्षता, समावेशिता, अवसर और सार्वभौमिकता। इस AEIOU को पूरा समझने की भी जरूरत है कि आखिर पीएम ने वॉवेल्स यानी स्वर को ही क्यों चुना है। यहाँ ए अनुकूलता का मतलब है संकट काल में आसानी से अपनाए जाने वाले बिजनेस मॉडल। ई दक्षता का मतलब है हमें निश्चित समय में कोई काम पूरा करने पर जोर देना चाहिए। आई समावेशिता का मतलब है जिसमें गरीबों और असहायों को प्राथमिकता मिले। ओ अवसर का मतलब है हम विचार करें कि इस संकट में हमारी दक्षता किस नए अवसर के लिए काम आ सकती है। और यू सार्वभौमिकता का मतलब है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर उसे नई दिशा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं 5 मंत्रों के जरिए भारत को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाने का संदेश दिया है। मैं इसे वॉवेल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूं क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वॉवेल्स की तरह ही ये भी कोविड के बाद की दुनिया के नए बिजनेस मॉडल के जरूरी अंग बन जाएंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान सदी के तीसरे दशक की शुरुआत और अपनी दिनचर्या की कहानी को भी बयां किया है। इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत बहुत उथल-पुथल भरी रही। कोविड-19 ने कई तरह का संकट खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस ने पेशेवर जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। इन दिनों घर ही नया दफ्तर बन गया है, इंटरनेट नया मीटिंग रूम बन चुका है। अब ऑफिस में काम के दौरान सहयोगियों के साथ लंच इतिहास बन गया है। वर्क प्लेस अब डिजिटल हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बदल रही दुनिया को लेकर पीएम मोदी ने अपने कामकाज के बारे में भी बताया है। मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। ज्यादातर मीटिंग्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, वो चाहे मंत्रियों के साथ हों या अधिकारियों के साथ या फिर दुनिया भर के नेताओं के साथ। जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए तमाम पक्षों से बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे दुरुस्त रखें, इसके लिए पीएम मोदी ने लोगों को कसरत और योग करने की भी सलाह दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने इस लेख में कलाकार, गायक और खिलाड़ियों समेत उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो कोरोना जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है, जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए
अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है।
जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। छूट के नियमों का पालन न करने पर गृह मंत्रालय के राज्यों को चेतावनी। कहा केंद्र के दिशा निर्देशों के अलावा कोई भी राज्य अपनी मर्जी से नहीं दे सकते रियायत। देश भर में टोल प्लाजा पर वसूली का काम शुरू। छूट खत्म होने के बाद दफ्तर जाने वालों और जरूरी सामान पहुंचाने वाली सभी गाड़ियों को देना होगा टोल। देश में 24 घंटों में 36 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 543 हुई। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 17,265 हुई। मुंबई के पास पालघर में पीट कर 3 लोगों की हत्या के मामले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। सीएम उद्धव ठाकरे ने घटना के पीछे अफवाह को बताते हुए सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की। अपना कोरोना टेस्ट कराने से बच रहा है तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद। पुलिस ने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद ही मरकज मामले की जांच में किया जाएगा शामिल। हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।
बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस! मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस! मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पालघर हत्या केस में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अफवाह की वजह से हत्या हुई और उसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। उद्धव ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पालघर हमला मामले में उन्होंने यूपी के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की है। मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं
कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को वही हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। पालघर में भीड़ की हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उधर पालघर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और गांव से करीब 300 लोग अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पालघर जिले के यहाँ मोर्चा पर, जहाँ पे 2 साधुओं की और एक चालक की पीट के मौत की गई थी। आप देख सकते हैं यही जो एरिया है, यही गढ़चिंचले करके गांव है और यही गांव में जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है, इधर उन दोनों साधु को रोका गया था और एक चालक था। उन लोग को गाँव वाले ने चोर समझ के बहुत पीटा था। उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने उनको अंदर बुलाया, इधर रखा और बाद में पुलिस वाले को बता दिया फ़ोन करके, कॉल करके। फिर बाद में जो पुलिस यहाँ पे आ गई और उन दोनों साधु को और चालक को गाड़ी में पिटाने लगी, तभी गांव वाले इधर आक्रामक हुए और उनके ऊपर लाठी से हमला किया। आप देख सकते हैं यही है जो पूरा लाठी और पत्थर गिरा है। आप देखो ये पूरे गाँव वाले थे इधर। अभी जो है इधर फिलहाल पुलिस की टीम आ रही है और टीम जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। करीबन 150 के ऊपर इधर पुलिस का फोर्स फोटा जो है उधर तैनात किया है। तो यही पत्थर से पहला जो हादसा हुआ था, यही पत्थर से यही रोड पे उन लोगों की पिटाई चालू थी। और ये गांव देख सकते हैं आप पीछे, यही गढ़चिंचले करके गांव है और यही इन 2 साधुओं की और एक चालक की घटनास्थल पे मौत हो गई है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस का वो शुरू है। करीबन 101 आरोपी को इधर हिरासत में ले गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि और 300 या 250 के ऊपर जो गांव वाले हैं वो फरार हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पालघर में पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 9 लोग नाबालिग हैं। कोर्ट ने 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जबकि 9 नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। 16 अप्रैल को हुई इस घटना में भीड़ ने चोर समझकर 2 साधु और एक ड्राइवर को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात करने का दावा करते हुए ट्वीट किया और लिखा, महाराष्ट्र के पालघर में हुई जूना अखाड़े के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा शेष को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पालघर में जिस तरीके से पिछले दिनों 2 साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई है, वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। वो कहीं ना कहीं हमारे रूह को कपा देने वाली घटना है और इस घटना के लिए जो भी लोग जवाबदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उस भीड़ में जो शामिल 100 लोग थे, उन 100 लोगों के खिलाफ या 101 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह हत्या का मामला है, यह एक नरसंहार है, यह एक जघन्य हत्याकांड है। निर्णय अभी चूंकि लॉकडाउन के कारण बैठक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ ले करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है, तो आदमी नहीं है।
लॉकडाउन की वजह से अगरतला में फंसे राजस्थान के एक मजदूर ने अपने बेटे का नाम लॉकडाउन रखा है। राजस्थान का रहने वाला यह आदमी अपनी पत्नी के साथ रोजगार के सिलसिले में अगरतला में रहता है। ये लोग लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही वापस राजस्थान जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इनके रहने और खाने का यही इंतजाम कर दिया। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की वजह से अगरतला में रुकने को मजबूर इन लोगों के मेडिकल चेकअप का भी पूरा इंतजाम कराया। और जब बेटे का जन्म हुआ तो इस आदमी ने लॉकडाउन के दिनों को याद रखने के लिए अपने बेटे का नाम ही लॉकडाउन रख दिया। लॉकडाउन के बीच में पैदा हो गया सर, इसलिए इसका नाम इसलिए रख दिया कि नाम हमेशा के लिए याद दिलाता रहेगा कि भाई हम कहीं इसी लॉकडाउन की वजह से कहीं फंसे हुए। मथुरा में कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए रुद्राभिषेक किया गया। धर्माचार्य ने सोमवार को सोम प्रदोष के अवसर पर रुद्राभिषेक किया। 21 देशों से 1331 लोगों को रुद्राभिषेक में शामिल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन रुद्राभिषेक कराया गया। लॉकडाउन के बावजूद पटना के दानापुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। दानापुर के बाजार को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को भी कोरोना से बचाव की चिंता है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर आराम से एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए और मास्क पहने तो शायद ही कोई दिखाई देता हो। हैरत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप पटना में लग रहा है। किस तरह से कहीं पे भी लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है और कई सारे लोगों के मुंह पर आपको मास्क नहीं दिखाई देगा। यह हाल तब है जब 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में पटना के दानापुर के बाजार में ना सिर्फ भीड़ देखने को मिली, बल्कि उस भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही कई लोग मास्क लगाकर ही बाजार में घूमते हुए नजर आए। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के सिरोही जिले से अच्छी खबर आई है। कोरोना से प्रभावित रहा सिरोही जिला अब ग्रीन जोन में आ गया है। ग्रीन जोन वो इलाका होता है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं होता। ग्रीन जोन घोषित होने के साथ ही आज से सिरोही में लॉकडाउन से शर्तों के साथ लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 पहले की ही तरह अब भी लागू रहेगी। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने देसी शराब बनाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से पुलिस ने देसी शराब बनाने का कच्चा सामान भी बरामद किया है। लॉकडाउन की वजह से देसी शराब की मांग बढ़ गई है। जिले में पुलिस की कार्रवाई में अब तक 10,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 1,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने सफाई कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर खड़े करीब 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने इलाज न मिलने की शिकायत की है। इन लोगों ने खुद ही अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपना एक वीडियो जारी किया। इन लोगों का आरोप है कि सुबह ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन उनका इलाज शुरू नहीं किया गया है। इस सिविल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 1200 बेड की व्यवस्था है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि ना तो उन्हें भर्ती किया जा रहा है और ना ही अस्पताल प्रशासन उनकी सुन रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सरकार ने इलाज कराने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार ने पेंशन में कटौती या फिर पेंशन रोके जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि कोरोना की वजह से किसी भी पूर्व कर्मचारी की पेंशन में ना तो कटौती होने जा रही है और ना ही किसी की पेंशन रोकी जाएगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है और ये सिर्फ अफवाह है।
तो केंद्र सरकार ने बहुत साफ कर दिया है कि किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी और ना ही किसी पूर्व कर्मचारी की पेंशन को रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मास्क न पहनने पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान एक व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार ने पुलिस जवानों के साथ इस व्यक्ति की जमकर पिटाई की। सरकार के आदेश के बाद लॉकडाउन पर पुलिस बेहद सख्ती से पेश आ रही है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये तस्वीरें, जहां मास्क न पहनने पर आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से पुलिस ने एक शख्स की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोरोना के 8 मामले मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। डीएम ने लॉकडाउन के दौरान जारी सभी पास तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। अब सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े पास ही मान्य हैं। इसके अलावा पुलिस ने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। बदायूं में कुल 17 हॉटस्पॉट हैं, जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कोटा से लौटे छात्रों में एक में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इस छात्रा को प्रशासन ने तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया है। एक दिन पहले ही कोटा से 211 छात्र स्पेशल बस से गाजीपुर लाए गए थे। जांच के दौरान एक छात्रा में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इस छात्रा के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेजे गए हैं। इसके साथ ही जिस बस से ये छात्रा आई थी, उस बस में जो बाकी दूसरे 25 छात्र हैं, अब उनको भी क्वारंटीन किया गया है। राजस्थान के चूरू में गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। चूरू से बीजेपी विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने जिले में गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजी, लेकिन इस दौरान मौजूद उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी है, लेकिन इस कार्यक्रम में कहीं भी इसका पालन होता नहीं दिखाई दिया। तो तस्वीर आप राजस्थान के चूरू की देख रहे हैं। विधायक साहब ने अपने कार्यकर्ताओं के हाथों सामान भेजा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चूरू में राहत सामग्री बांटने के दौरान भीड़ लग गई। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया और इस तरह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन की वजह से ओडिशा के गंजाम जिले में गुलाब की खेती करने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंदिरों के बंद होने और इस सीजन में शादियां टलने की वजह से फूलों की मांग काफी घट गई है। फूलों की खेती करने वालों के गुलाब अब खेत में ही खराब हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक गुलाब की खेती करने वालों को रोजाना कम से कम 10,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा के गंजाम की। गुलाब की खेती करने वालों की इस वक्त स्थिति काफी मुश्किल भरी है, क्योंकि फूलों की खेती पर अच्छा खासा असर पड़ा है। मंदिर बंद हैं, शादियां नहीं हो रही हैं और इस वजह से बगीचे से अगर फूल भी तोड़े जा रहे हैं तो वो बिक नहीं रहे हैं और इस वजह से फूलों की खेती करने वाले खासे परेशान हैं। एक दिन में 10,000 तक का नुकसान हो रहा है। तो ओडिशा के गंजाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो लोग फूलों की खेती करते हैं, खासतौर पर गुलाब के फूल की खेती, उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति है। समस्या काफ़ी है क्योंकि मंदिर बंद हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। जिन जिन कामों में लोग फूलों का इस्तेमाल करते हैं वो सभी काम बंद होने की वजह से हो रहे हैं और फूलों के व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर डेराबस्सी स्थित NHAI के टोल प्लाजा पर कामकाज शुरू हो गया है। NHAI के टोल से गुजरने वाले वाहनों को अब टोल चुकाना होगा। हालांकि पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि जो टोल प्लाजा राज्य सरकार के तहत आते हैं उन्हें अभी शुरू नहीं किया जाएगा और उन टोल प्लाजा से गुजर रहे ड्राइवरों और अन्य व्यक्तियों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से टोल शुरू करने का फैसला किया है। पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको
शुरू कर दिया गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने साफ किया है कि स्टेट जो टोल प्लाज़ा हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको फ़िलहाल नहीं खोला जाएगा और वहाँ पर जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनसे कोई भी टोल नहीं वसूला जाएगा और साथ ही उनके लंगर का बंदोबस्त किया जाएगा। जो भी ड्राइवर स्टेट टोल प्लाज़ा से गुजर रहे हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी उसी टोल प्लाज़ा पर किया जाएगा। मैं इस वक्त अम्बाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये जो टोल प्लाज़ा है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है और यहाँ पर आप देखिए इस वक्त जो टोल प्लाज़ा का ऑपरेशन है, पूरा कामकाज है, उसको शुरू कर दिया गया है। हालांकि 20 अप्रैल तक ये टोल प्लाज़ा पूरी तरह से फ्री था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो शुरू कर दी गई है। टोल भी वसूला जा रहा है और लगातार इसी तरह से पंजाब में जितने भी जो टोल प्लाज़ा हैं जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और स्टेट के जो टोल प्लाज़ा हैं वो ऑपरेशनल हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ छूट अभी पंजाब सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जो टोल प्लाज़ा है वहां पर दी गई है। अगली खबर झारखंड के देवघर से है, जहां सड़क किनारे 10, 20 और 50 रुपए के नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। लॉकडाउन के बीच जब सड़कों पर ना के बराबर लोग निकल रहे हैं तब नोट फेंके जाने की खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर नोट फेंककर भाग गए। कोरोना से डर के बीच लोगों ने नोटों को लकड़ी के घेरे से घेर दिया और पुलिस को जानकारी दी। बाद में पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ इन नोटों को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे कुछ लोगों की शरारत मान रही है, लेकिन उसने लोगों से पूछताछ कर नोट फेंकने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड के देवघर में 50